बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फिज़िक्स 10 चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल जो है ना सॉल्व करेंगे, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक से हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। न्यूमेरिकल नंबर 1, हाउ मच टाइम will it take to charge a 200 एम्पेयर आर बैटरी। अब ये जो एम्पेयर आर होता है ना, ये बैटरी की कैपेसिटी होती है। आपकी घर के अंदर जो भी कोई बैटरी आपने यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर एम्पेयर आर लिखे होते हैं, तो वो आपके पास होती है बैटरी कैपेसिटी होती है। तो देखें, बैटरी कैपेसिटी जो आपके पास है वो 200 एम्पेयर आर है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ करंट ऑफ 25 एम्पेयर। अब जो इसमें से करंट पास कर रहा है, जो इसको करंट आप दे रहे हो, वो आपके पास 25 एम्पेयर आप उसको दे रहे हो। तो आपने ये बताना है कि ये बैटरी चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेगी। तो देखें कि जो हमारे पास बैटरी को चार्ज करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, टाइम जो होता है वो आवर्स में हमारे पास आएगा, और ये होता है बैटरी कैपेसिटी। बैटरी कैपेसिटी एम्पेयर आर के अंदर होती है, डिवाइडेड बाय करंट जो होता है वो आपका एम्पेयर के अंदर होता है। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करते हो तो देखो कि हमारे पास जो बैटरी कैपेसिटी है वो 200 एम्पेयर आर है, और जो करंट है वो हमारे पास है 25 एम्पेयर है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 200 को 25 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 8 हमारे पास आएगा, और 8 आवर्स जो है वो आपका आंसर आएगा। उसके बाद ये सेकंड न्यूमेरिकल है, अ 12 वोल्ट EMF सोर्स इज कनेक्टेड टू अ पेयर। अब EMF जो वोल्टेज है या EMF है, V जो है वो आपके पास 12 वोल्ट है, is connected to a purely resistive electrical appliance, a light bulb, an electric current। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो I होता है, और ये हमारे पास है 2 एम्पेयर है। कंसिडर द कंडक्टिंग वायर टू बी रेजिस्टेंस फ्री, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है कि रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो अब देखो कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल टू वी अवर आई होता है, R इक्वल टू वी अपॉन आई। अब देखो V की भी वैल्यू है वो हमारे पास है 12 वोल्ट है, I जो है हमारे पास 2 एम्पेयर है। अब इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हो तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ये आपके पास ओम होता है, तो ये हमारे पास 6 ओम जो आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंपोनेंट डिक्रीजेज टू 1/4। अब देखिए, हम कहते हैं कि लेट इनिशियल पोटेंशियल जो है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस हम V1 उसे कह देते हैं, वो हमारे पास V है, और बाद में वो कहता है कि 1/4 डिक्रीज हो गया है। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो V2 है वो पहले वाले का 1/4 यानी कि V/4 हो जाता है। While its resistance remains constant, what change will occur in the current through it? तो करंट के अंदर कितनी चेंज आपके पास आएगी। कि आपका अगर पहले इनिशियल करंट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं I1 है, इनिशियल करंट जो है वो हम कह देते हैं I1 है, तो I1 का जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू होता है V1 अपॉन R, या V1 जो है वो आपका V की इक्वल है, तो I1 जो होगा V1 अपॉन R1, या V अपॉन R1, बल्कि V1 नहीं कहना, V कहना है, V अपॉन R आपके पास हो जाएगा। R1 कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि R जो दोनों केसेस में सेम है। अच्छा, और जो फाइनल करंट है उसकी हम बात करते हैं, तो देखो फाइनल करंट उसको हम I2 कह देते हैं। I2 जो होगा
ये हमारे पास हो जाएगा V2/R हो जाएगा। अब V2 अगर आप देखो यहाँ से ये फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V2 V/4 है, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V/4 और साथ R। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/4 और V/R लिखा जा सकता है। अब ये हमारे पास फाइनल करंट है। अब देखें कि हमारे पास जो V/R है, V/R ये पीछे इसमें देखें यहाँ पे ये, तो वेयर V/R जो है वो I1 के इक्वल है, वेयर V/R जो है वो इनिशियल करंट है I1 है। अब ये वैल्यू ऊपर लगाते हैं इसके अंदर, ये वाली जो इक्वेशन है, तो I2 इज इक्वल टू जाएगा 1/4 I1, यानी कि करंट जो होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा 1/4 जो है वो करंट हो जाएगा। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट विल बी द वोल्टेज नेसेसरी टू पास अ करंट ऑफ 50 एम्पेयर थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 100 एम्पेयर। अब करंट को हम ICD नोट करते हैं 50 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है। तो आपने ये फाइंड करना है कि आपको कितनी वोल्टेज देनी पड़ेगी। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास जो वोल्टेज का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब I की वैल्यू जो है वो 50 एम्पेयर है, R की वैल्यू जो है वो 100 ओम है। अब मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000 और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो वोल्टेज जो होगी वो आपके पास 5000 वोल्ट आ जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर इन अ सर्किट इज 0.5 एम्पेयर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 6 वोल्ट। अब देखेंगे पहले जो हमारे पास करंट है I1 जो है वो हमारे पास है 0.5 एम्पेयर है और वोल्टेज जो V1 है वो हमारे पास है 6 वोल्ट है। अच्छा, अब व्हाट विल बी द करंट पास थ्रू द सेम रेजिस्टर। अब आगे जो दूसरा डाटा है वो हम इधर साइड पे लिखते हैं, व्हाट विल बी द करंट पासिंग थ्रू, यानी कि I2 आपने फाइंड करना है व्हेन द वोल्टेज इज 9 वोल्ट, V2 जो है वो हमारे पास 9 वोल्ट है, तो फिर आपने करंट फाइंड करना है कि कितना करंट पास करेगा। अब पहले ऐसे करते हैं कि जो सेम रेजिस्टर है तो पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो R इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है V/I। तो अब I1 और V1/I1 कह देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो V है वो हमारे पास है 6 वोल्ट है और जो I की वैल्यू है ये 0.5 है। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, ये ओम में आंसर आएगा। अब ये जो R की वैल्यू है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं सेम रेजिस्टर यूज हो रही है, तो ये अगले वाले जो पार्ट है उसमें यूज करेंगे। अब देखो कि हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R आपके पास आ जाएगा। अब I2 कह देंगे, V2 कहेंगे और R को R ही कहेंगे इसको, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है इसलिए इसको R2 नहीं कहेंगे। अब देखो V2 हमारे पास है 9 वोल्ट है और जो R हमारे पास है, ये जो पीछे कैलकुलेट की है, ये 12 ओम है। अब कैलकुलेटर से इनको डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75 और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो ये 0.75 एम्पेयर आ जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है इसमें कहते हैं कि द लेंथ एंड द एरिया ऑफ अ वायर आर गिवन एज 2 मिलीमीटर एंड 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखें कि जो लेंथ है वो हमारे पास है 2 मीटर है और जो एरिया है उसका वो हमारे पास है 0.4 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लेंथ मीटर में है तो एरिया भी मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अब मिली का जो प्रीफिक्स होता है वो आपको पता है क्या होता है जी, 10⁻³ मिली का प्रीफिक्स होता है और इसमें स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गए -6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया जो होता है ये 0.4 इंटू 10⁻6 आपके पास आएगा। अच्छा, तो उसके बाद उसने रेजिस्टेंस बताई हुई है R की वैल्यू, R इक्वल टू
0.085 ओम है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, आपने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। रेजिस्टिविटी का सिंबल जो होता है वो रो होता है। अच्छा, अब देखें कि अब रो का फार्मूला जो होता है रेजिस्टिविटी आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करो। आर की वैल्यू हमारे पास 0.085 ओम है। उसके बाद एरिया, एरिया देखें कि हमारे पास है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई लेंथ है, तो लेंथ जो है हमारे पास है 2 मीटर है। अब ऊपर दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, तो कैलकुलेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻⁸ आपके पास ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁸ और ये जो इसका यूनिट होगा रेजिस्टिविटी का वो आपको पता है ओम मीटर होता है। तो इस तरह आपके पास ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं हम। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। अब लेंथ जो है वो हमारे पास है 2 मीटर है और रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। If the wire is stretched to the double of its length, then what will be the resistivity? अगर वायर को आप स्ट्रेच करते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो देखो कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ। रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन मटेरियल, कि आपकी वायर किस मटेरियल की है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, तो उसको स्ट्रेच करने से, लेंथ के चेंज होने से रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि रेजिस्टिविटी वही रहेगी रो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है और दूसरा मटेरियल पे डिपेंड कर रही होती है, लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रही होती। अच्छा, उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो कहता है कि इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 20 केल्विन फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी, कि अगर टेम्परेचर 20 केल्विन राइज करता है तो न्यू रेजिस्टिविटी आपने फाइंड करनी है। यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो हमें बता दिया उसने कि डेल्टा टी जो है वो 20 केल्विन है। तो अल्फ़ा भी उसने बता दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू उसने बताई है 3.9 इंटू 10⁻⁻³ है। तो अब वो आपसे कह रहा है कि जो न्यू रेजिस्टिविटी है वो फाइंड करें, यानी कि इसको हम रो टी का नाम दे देते हैं। जो पहले रेजिस्टिविटी है ना उसको हम फॉर एग्जांपल इनिशियल रेजिस्टिविटी है या ओरिजिनल है तो रो ज़ीरो हम उसे कह देते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास है, बाकी रो ज़ीरो है और हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें अल्फ़ा की वैल्यू है ये। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है रो टी इज इक्वल टू रो ओ 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी हमारे पास होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखो कि रो की वैल्यू जो है हमारे पास है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 3.9
इंटू 10⁻³ है, और जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है वो 20 केल्विन है। तो अब देखें कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1.7 इंटू 10⁻⁻8, अब 1 प्लस ये 3.9 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 20, इनको हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 0.078 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8, तो ये हो जाएगा 1.078 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.83 इंटू 10⁻⁻8, और ये हमारे पास हो जाएगा ओहम मीटर। तो ये आपकी फाइनल जो रेजिस्टिविटी है वो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एट सेम टेम्परेचर TO द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटालिक वायर इज। अब देखें जो रेजिस्टिविटी है TO टेम्परेचर पे हम रो ओ रेजिस्टिविटी कहते हैं, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 केल्विन, डेल्टा टी की वैल्यू 50 केल्विन, बल्कि 50 केल्विन है। फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी टेकिंग द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा जो होता है ये हमारे पास है 0.004 पर केल्विन है। तो आपने न्यू रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, यानी कि आपने फाइंड करना है रो टी की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अच्छा जी, अब देखें कि हमारे पास जो रो टी का फार्मूला होता है, रो टी इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा। अब रो 0 की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, फिर हमारे पास है 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.004, और डेल्टा टी जो है वो हमारे पास है 50 है। अब आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है, तो देखें रो टी इज इक्वल टू हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻⁻8 और 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। अब 1.7 इंटू 10⁻⁻8 और 1 प्लस 0.2, तो ये 1.2 आपके पास आएगा। अब कैलकुलेटर को यूज़ करें और इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 2.04 इंटू 10⁻⁻8, और ये हमारे पास आ जाएगा ओहम मीटर में, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास थे जी न्यूमेरिकल थे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।